पहली चीज सेल डिवीजन हमको डिस्कस करना है और दूसरा क्या होता है सेल कम्युनिकेशन, उसके बारे में बात करनी है। आप सभी को ही पता होगा कि जो भी चीज हमारी बॉडी में है सबकी एक एक्सपायरी डेट है। नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स यहाँ पर एग्जैक्टली सेम होते हैं, डिवाइड नहीं होंगे। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द फार्मेसी इंडिया प्लस। सो आज इस क्लास में भी हम लोग उसी चैप्टर को कंटिन्यू करने वाले हैं, सेल्यूलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन को, जो कि बी फार्मा फर्स्ट सेमेस्टर का ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी में एक काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है और बहुत ही इजी चैप्टर भी है। इसके मेन पार्ट्स हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। आज की इस क्लास में पहली चीज सेल डिवीजन हमको डिस्कस करना है और दूसरा क्या होता है सेल कम्युनिकेशन, उसके बारे में बात करनी है। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। लेकिन उससे पहले अगर आप लोग अभी इस चैनल पर आए हैं या पहली बार क्लास ज्वाइन कर रहे हैं, मेक श्योर कि आप लोग फार्मेसी इंडिया मोबाइल ऐप को ज़रूर डाउनलोड कर लीजिएगा गूगल प्ले स्टोर से। एंड इसी के साथ ही साथ फार्मेसी इंडिया प्लस के जो दूसरे सोशल प्लेटफॉर्म्स हैं जिनका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक्स आपको दिए गए हैं, उनको भी ज़रूर ज्वाइन कर लीजिएगा। बढ़ते हैं आगे और शुरुआत करते हैं आज के इस सेशन के सबसे पहले टॉपिक के साथ, जो कि होगा हमारा सेल डिवीजन। देखो, आप सभी को ही पता होगा कि जो भी चीज हमारी बॉडी में है सबकी एक एक्सपायरी डेट है, जिसके अंदर सेल भी आता है। तो अब जो पुरानी सेल है जो एक्सपायर होने वाली है, उसकी जगह लेने के लिए एक नया सेल भी बनाना पड़ेगा। ठीक है, तो एक सेल से नए सेल को बनाने के प्रोसेस को हम लोग कहते हैं सेल डिवीजन, जो कि कुछ स्टेजेस के अंदर जाकर कंप्लीट होता है। अब देखो, हमारी बॉडी के अंदर दो तरीके की सेल्स पाई जाती हैं, एक सोमैटिक सेल्स, एक जर्म सेल्स। सोमैटिक सेल्स वो होती हैं जो हमारी सारी बॉडी के फंक्शंस को कंट्रोल करती है एक्सेप्ट रिप्रोडक्टिव फंक्शंस, और जर्म सेल्स वो होती हैं जिनसे हम बने हैं। ठीक है, क्लियर है? तो ये दो डिफरेंशिएशन है सेल का। अब सबसे पहले मैं बताने वाली हूँ आपको कि जो सोमैटिक सेल्स है, ठीक है, वो किस तरीके से ग्रो करती हैं और कैसे वो डिवाइड करती हैं। तो ध्यान से सुनते जाना, इसकी कुछ स्टेजेस होती हैं। उससे पहले मैं आपको ये बता देती हूँ कि कैसे ये डिवाइड होगा, एक सेल डिवाइड कैसे करता है। ठीक है, तो ध्यान से देखना। मान लीजिए हमारे पास ये पूरा एक सेल साइकिल का प्रोसेस है। ठीक है, तो ये डिवाइडेड होगा दो पार्ट्स में, है ना। इसके अंदर ये पूरा जो फेज है, दिस इज कॉल्ड इंटरफेज। इंटरफेज यहां से लेकर यहां तक का, ठीक है। और ये जो होता है इसको हम कहते हैं एम फेज। एम फेज यानी माइटोटिक फेज। ठीक है, अब ये जो इंटरफेज है ये कुछ पार्ट्स में डिवाइडेड होता है। ये तीन पार्ट्स में डिवाइडेड होता है। एक होता है गैप 1, एक होता है एस और गैप 2। ठीक है, ये तीन मेजर पार्ट्स में डिवाइडेड है। सबसे पहले बात कर लेते हैं गैप 1 के बारे में। तो गैप 1 वो फेज है जिसके अंदर काफी सेल ऑर्गेनेलीज डिवाइड होती है। ठीक है, जो सिंथेटिक फेज है यहाँ कोई सेल ऑर्गेनेली डिवाइड नहीं होगी, क्रोमोसोम भी डिवाइड नहीं होगा, बट यहाँ पर डीएनए का रेप्लिकेशन होता है। ठीक है, और यहाँ पर बाकी की बची कुची सेल ऑर्गेनेलीज डिवाइड होती हैं। अभी मेन सेल तो डिवाइड हुआ ही नहीं। मेन सेल का डिवीजन इस एम फेज के अंदर होता है, जिसके अंदर फर्दर और क्लासिफिकेशन होता है स्टेजेस का, जिसमें आप लोग नाम सुनते हैं प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और टीलोफेज। तो प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और टीलोफेज। अब ये सारे के सारे फेजेस हैं क्या, इनके बारे में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं थोड़ा सा डिटेल में। ठीक है, और एक और चीज इसके अलावा मैं आपको बताना चाहती हूँ, वो ये है कि जो सेल है वो दो पार्ट्स में डिवाइड होता है। पहला होगा साइटोकाइनेसिस, पहला होगा कैरियोकाइनेसिस, यानी कि डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस। ठीक है, और दूसरा होता है साइटोकाइनेसिस, which is called division of cytoplasm। ठीक है, तो इनको हम लोग डिस्कस करने वाले हैं डिटेल में। अभी मैंने आपको एक छोटा सा ओवरव्यू दे दिया है कि किस तरीके से सेल पूरा डिवाइड होगा। चल स्टार्ट करते हैं एक एक करके सारी चीजों को थोड़ा सा डिटेल में। चल, सबसे पहले हमारे पास, जैसे कि मैंने आपको कहा, पहला जो प्रोसेस है दैट इज माइटोसिस। किसका होगा? सिर्फ और सिर्फ सोमैटिक सेल्स का, जर्म सेल्स का नहीं होता है। ठीक है,
माइटोसिस एक इक्वेशनल डिवीजन है। इक्वेशनल का मतलब है कि अगर हैप्लॉइड है तो हैप्लॉइड रहेगा, डिप्लॉइड है तो डिप्लॉइड रहेगा। नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स यहाँ पर एग्जैक्टली सेम होते हैं, डिवाइड नहीं होंगे। अगर नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स पुराने सेल में 46 है तो नए सेल्स के अंदर भी 46 ही होते हैं। दिस इज कॉल्ड इक्वेशनल डिवीजन। ठीक है, चल माइटोसिस दो पार्ट्स में जाकर डिवाइड होता है। पहला है इंटरफेज विच इज कॉल्ड प्रिपेयरिंग फेज। ठीक है, तो इसके अंदर प्रिपेयर होती हैं चीजें, यहाँ पर एक्चुअल डिवीजन नहीं होता है, जैसे कि मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है। इसके कुछ फेजेस हैं। पहला गैप 1, सेल ग्रो करेगा, ऑर्गेनेलीज डिवाइड हो जाएंगी। दूसरा है एस यानी कि सिंथेटिक फेज, जिसके अंदर डीएनए का रेप्लिकेशन होगा और क्रोमोसोम्स का डुप्लीकेशन होता है। और फिर हमारे पास आता है G2 फेज, जिसमें सेल प्रिपेयर करता है डिवीजन के लिए, प्रोटीन्स और एंजाइम से सारी चीजें बन जाती हैं। ठीक है, तो ये पूरा का पूरा इंटरफेज है। देन हमारे पास बारी आती है जो इसका दूसरा फेज है, यानी जो एम फेज है। ठीक है, अब एम फेज के अंदर होगा क्या, देखो एम फेज के अंदर 4 स्टेजेस होती हैं। पहली है प्रोफेज। प्रोफेज में क्या हो रहा होगा कि जो न्यूक्लियर एनवेलप है, पहली चीज वो पूरी तरीके से डिसॉल्व हो जाएगा। क्रोमोसोम्स का कंडेंसेशन, ये सारे मैं इवेंट्स आपको बता रही हूँ, सारे फेजेस के, तो इनको एज इट इज याद रखिएगा। क्वेश्चन अगर पूछा जाएगा सेल डिवीजन का तो सब कुछ लिखना पड़ेगा। ठीक है, क्रोमोसोम्स कंडेंस होंगे और आप उनको इजीली देख भी पाओगे। ठीक है, न्यूक्लियर एनवेलप डिसॉल्व हो जाएगा। दूसरी चीज, इसके बाद ये मैंने आपको बता दिया है कि जो न्यूक्लियर एनवेलप वो टूटना शुरू हो जाएगा, डिसॉल्व होना शुरू हो जाएगा। उसके बाद जो सेंट्रियोल है वो ऑपोजिट पोल्स की तरफ जाना शुरू करेंगे, अभी गए नहीं है, पूरी तरीके से जाना शुरू करेंगे। ठीक है, और जो स्पिंडल फाइबर से इसका फॉर्मेशन होना शुरू होगा। समझे, ये सबसे पहला फेज है। इसके बाद बारी आती है दूसरे फेज की, विच इज कॉल्ड मेटाफेज। अब मेटाफेज के अंदर यही स्टेजेस थोड़ा आगे की तरफ जाएंगी, जैसे कि जो अभी अभी आपने चीजें की हैं बस उसकी स्टेज 2 है, ऐसे याद रखो। ठीक है, तो इसमें जो क्रोमोसोम्स है वो एक सेंट्रल लाइन पे है ना, वो सब अलाइन हो जाते हैं, इक्वेटोरियल प्लेट जिसको हम कहेंगे। मैं अभी स्ट्रक्चर तुमको बनाकर दिखाती हूँ। ठीक है, फिर उसके बाद ये जो स्पिंडल फाइबर्स है ये एक सेंट्रोमियर से यानी काइनेटोकोर से जाकर जुड़ जाते हैं, और जैसे ही ये जुड़ेंगे वैसे ही जो चीजें हैं वो धीरे 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 सेपरेट होना शुरू होती हैं। ठीक है, तो उससे पहले मैं आपको एक बार डायग्राम बनाकर दिखा देती हूँ इसका। मान लीजिए मेरे पास एक सेल है। ठीक है, ये हमारे पास क्रोमोसोम्स का, ये यहाँ पर लिखा हुआ है न्यूक्लियर एनवेलप डिसॉल्व होगा। सबसे पहली चीज, सेंट्रियोल्स ऑपोजिट मूव्स की तरफ जाना शुरू करेंगे यहाँ से। ठीक है, और स्पिंडल फाइबर्स बनना शुरू करेगा, बनेगा नहीं। ठीक है, दूसरे स्टेज में ये हमारे पास सेल है, तो ये जो क्रोमोसोम्स है ये अलाइन हो जाते हैं इक्वेटोरियल प्लेट पे, ये है इक्वेटोरियल प्लेट। ठीक है, इसके अलावा ये जो काइनेटोकोर है इससे जो स्पिंडल फाइबर्स है ये अटैच हो जाएंगे। ठीक है, अटैच होने के बाद ये उसको खींचना भी शुरू करेंगे, लेकिन ये जो खींचातानी का प्रोसेस है ये होगा थर्ड स्टेज पे, विच इज कॉल्ड एनाफेज। ठीक है, अब एनाफेज के अंदर, अच्छा एक और चीज कि अगर तुमको किसी भी सेल की मॉर्फोलॉजी पढ़नी है बहुत अच्छे से तो आप उसको स्टडी कर सकते हैं इन सेकंड स्टेज विच इज कॉल्ड मेटाफेज। ठीक है, हर जगह। चलो, इसके बाद थर्ड इज एनाफेज, जिसमें एनाटॉमी आप इजीली पढ़ सकते हैं, तो ये इजी याद भी हो सकता है। एम से मॉर्फोलॉजी, एम से मेटाफेज, ए से एनाटॉमी, ए से एनाफेज हो जाएगा। चलिए, एनाफेज के अंदर खींचातानी का प्रोसेस होता है। जो काइनेटोकोर से स्पिंडल फाइबर्स अटैच थे वो उनको खींच लेते हैं ऑपोजिट पोल्स की तरफ, और जैसे ही ये खींचेंगे तो जो क्रोमोसोम्स है वो एक दूसरे से अलग हो जाएंगे, स्प्लिट हो जाते हैं। ठीक है, ये सारी चीजें चल रही होंगी। सिस्टर क्रोमैटिड्स एक दूसरे से बिल्कुल ऑपोजिट हो जाएंगे और ऑपोजिट पोल्स की तरफ जाना शुरू करेंगे। मैं अभी स्ट्रक्चर तुमको बनाकर दिखाऊंगी। एंड देन आता है टीलोफेज, जिसमें सारी चीजें दोबारा से बनेंगी, है ना। टीलोफेज में क्रोमैटिड्स पोल्स की तरफ पहुंच चुके होंगे। फिर उसके बाद जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है वो दोबारा से बनेगी, तो ये पूरा प्रोसेस होगा, क्रोमोसोम्स डीकंडेंस इनटू क्रोमैटिड। ठीक है, क्लियर। चल, तो इसका भी एक बार स्ट्रक्चर देखो कि कैसे सब कुछ होगा। एनाफेज के अंदर मान लीजिए सेल है, ये ऐसे क्रोमोसोम्स अटैच्ड है यहाँ पे। अब जैसे ही स्पिंडल फाइबर्स इनको खींचेंगे तो ये ऑपोजिट पोल्स की तरफ जाना शुरू करेंगे। ठीक है, जैसे ही टीलोफेज तक ये सारी चीजें आएंगी तो यहां पर पहुंच चुके होंगे ये क्रोमोसोम्स हैं जो अलग हो चुके हैं।
ठीक है, तो कुछ ऐसा स्ट्रक्चर तुम्हारे पास बनकर तैयार हो जाएगा। फिर इसके बाद न्यूक्लियर एनवेलप भी दोबारा से बन जाती है। ठीक है, ये प्रोसेस होता है आपके एम फेज का, जो कि सिर्फ और सिर्फ आपके सोमैटिक सेल्स के अंदर होता है। ये मैं बार बार बोल रही हूँ। एंड फिर आता है इसका ही सेकेंड स्टेज विच इज कॉल्ड साइटोकाइनेसिस, यानी कि डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म। ठीक है, अभी तक जो हमने पढ़ा दैट इज द डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस। ठीक है, यहाँ पर साइटोप्लाज्म का डिवीजन होगा। एनिमल और प्लांट में अलग अलग तरीके से होता है। एनिमल में फरो बनेगी, ठीक है, और प्लांट के अंदर सेल प्लेट का फॉर्मेशन होता है। क्लियर, यहाँ पर दो डिप्लॉइड आइडेंटिकल डॉटर सेल्स बनकर तैयार हो जाती है। दिस इज ऑल अबाउट सेल डिवीजन ऑफ सोमैटिक सेल्स। ठीक है, अब बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट सेल डिवीजन की तरफ। ये तो तुमने पढ़ लिया सोमैटिक सेल का। दूसरा हमारे पास होता है मियोसिस विच इज कॉल्ड रिडक्शनल डिवीजन। ये पूरा प्रोसेस होता है जर्म सेल्स के अंदर। जर्म सेल से हम बनते हैं, ठीक है, जो आप कह सकते हैं जिससे एम्ब्रियो बनता है, ठीक है, वो जर्म सेल है। तो ये प्रोसेस जर्म सेल में होता है, समझे। चलो, अब रिडक्शनल डिवीजन है, यानी यहाँ पर जो नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स है वो एकदम रिड्यूस होके हाफ हो जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल, पेरेंट जो सेल है अगर उसमें 46 क्रोमोसोम्स है, तो नेक्स्ट जो सेल बनेगी उसके अंदर 23 पेयर ये अलग अलग हो जाएंगे। ठीक है, तो 23 क्रोमोसोम एक में बचेंगे, 23 क्रोमोसोम एक में बचेंगे, समझे। दिस इज कॉल्ड रिडक्शनल डिवीजन। तो यहाँ से आपको 4 सेल्स देखने के लिए मिलेंगी रिजल्ट के तौर पे। चलो, इसमें भी वही प्रोसेस होगा, लेकिन यहाँ पर जो मियोसिस है वो थोड़ा लंबा होता है। मियोसिस 1 ये 2 प्रोसेस में जाकर कंप्लीट होता है, मियोसिस 1 मियोसिस 2। ठीक है, ध्यान से सुनना। मियोसिस 1 में जो सबसे पहला फेज होता है यानी प्रोफेज, ये सबसे लॉन्गेस्ट फेज है, क्योंकि इसके अंदर आपको 5 सब स्टेजेस देखने के लिए मिलती हैं। ये देखो, पहली जो हमारे पास स्टेज है प्रोफेज 1 की, वो है लैक्टोटी, जहां पर क्रोमोसोम्स कंडेंस होंगे, विजिबल हो जाएंगे। दूसरा है जाइगोटी, जहां पर होमोलोगस क्रोमोसोम्स आपस में पेयर करेंगे, जिसको आप साइनेप्सिस भी बोलते हैं। पैकिटीन के अंदर क्रॉसिंग ओवर होगा बिटवीन नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स। याद रखना, नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स में होगा। ठीक है, अलग अलग क्रोमोसोम्स की सिस्टर्स क्रोमैटिड्स के अंदर ये क्रॉसिंग ओवर होती है। सेम क्रोमोसोम को सिस्टर क्रोमैटिड्स बोलते हैं, उसमें नहीं होगा, अलग अलग क्रोमोसोम्स में होगा। ठीक है, फिर आते हैं सेकेंड लास्ट डिप्लोटीन, जिसके अंदर होमोलोगस क्रोमोसोम्स हैं, वो एक दूसरे से सेपरेट होना शुरू हो जाएंगे। ये मैं एक बार बता देती हूँ ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। देखो, मान लीजिए ये मेरे पास एक क्रोमोसोम है और ये दूसरा क्रोमोसोम है। ठीक है, ये एक दूसरे की सिस्टर क्रोमैटिड्स है और ये नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स है, तो क्रॉसिंग ओवर इनके बीच में होता है, इनके बीच में। दिस इज कॉल्ड नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स। ठीक है, तो इनके बीच में आप क्रॉसिंग ओवर कराते हैं। ठीक है, इसके बाद होमोलोगस क्रोमोसोम्स दोबारा से सेपरेट होना शुरू होंगे, लेकिन एक पर्टिकुलर एरिया पर, एक पर्टिकुलर जगह पर वो अटैच रहते हैं, जिसको हम कियास्मेटा बोलते हैं। एंड इसके बाद जो डायकाइनेसिस है, जो लास्ट स्टेप है प्रोफेज 1 का, इसमें क्रोमोसोम फुली कंडेंस हो जाएंगे, न्यूक्लियर एनवेलप टूट जाएगा, एंड देन इसके बाद हम बढ़ेंगे इसकी दूसरी फेज पर विच इज कॉल्ड मेटाफेज। ठीक है, याद रखना। चलो आगे बढ़ते हैं इसकी नेक्स्ट स्टेज पर विच इज कॉल्ड मेटाफेज 1। चलिए, वही पूरा एग्जैक्ट सेम प्रोसेस है, अब सब कुछ सेम चलेगा। ये देखिए, होमोलोगस पेयर्स इक्वेटर पे अलाइन हो जाएंगे। फिर इसके बाद तीसरा फेज है एनाफेज 1। एनाफेज 1 के अंदर भी सेम ही प्रोसेस होगा। होमोलोगस क्रोमोसोम्स एक दूसरे से अलग हो जाएंगे, ऑपोजिट पोल्स की तरफ जाना शुरू करेंगे, सिस्टर क्रोमैटिड्स एक साथ रहेंगी यहाँ पे। ठीक है, एंड देन लास्ट फेज सेम है, सब कुछ सेम है, न्यूक्लियर एनवेलप दोबारा से रीगेन होगा, है ना। तो ये सब कुछ होता है। इसके बाद जो साइटोकाइनेसिस है वो होगा, 2 हैप्लॉइड सेल्स आपको यहाँ से देखने के लिए मिल जाएंगे। अब तुम कहोगे कि 2, आपने तो कहा था 4, अभी पूरा प्रोसेस कंप्लीट नहीं हुआ है, ये सिर्फ मियोसिस 1 है, अभी मियोसिस 2 होना बाकी है। ठीक है, तो मियोसिस 2 के लिए भी यही सारे स्टेप्स फॉलो होंगे, बस यहाँ पर जो अभी आप पढ़ के आ रहे हैं ना प्रोफेज 1 में कि 5 स्टेजेस होती है, वो सब कुछ नहीं होगा। सिंपल स्टेजेस कंप्लीट होंगी, जो प्रोसेस पूरा आपने माइटोसिस में पढ़ा था वो सब यहाँ पर होगा। ठीक है, दिस इज इक्वेशनल डिवीजन, यानी नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स अब रिमेन्स सेम, है ना। 23 है तो 23 ही रहेंगे, उससे हाफ नहीं होंगे। ठीक है, चलो
तो इसमें बात करते हैं मियोसिस 2 की, जिसमें सबसे पहला है प्रोफेज 2। सारी रिएक्शंस सेम रहेंगी, कुछ भी चेंज नहीं होगा, क्रोमोसोम आपस में कंडेंस होंगे, विजिबल हो जाएंगे, ठीक है, सारी स्टेजेस सेम रहेंगी, न्यू स्पिंडल फॉर्मेशन होगा। फिर इसके बाद जो मेटाफेज 2 है, इसके अंदर वही सब कुछ होगा, क्रोमोसोम्स इक्वेटर पर अलाइन हो जाएंगे, फिर उसके बाद स्पिंडल फाइबर्स का फॉर्मेशन होगा, वो यहाँ पर जाकर अटैच करेंगे, फिर उसके बाद ऑपोजिट पोल्स की तरफ वो जाना शुरू करेंगे, ठीक है। तो वही सारी चीजें हैं, सेंट्रोमियर स्प्लिट हो जाएगा, सिस्टर क्रोमैटिड्स एक दूसरे से सेपरेट होके ऑपोजिट पोल्स की तरफ चली जाएंगी, ठीक है। अच्छा, एक और चीज, एनाफेज 1 में सिस्टर क्रोमैटिड्स एक दूसरे से जुड़ी हुई होती है, एनाफेज 2 में सिस्टर क्रोमैटिड्स एक दूसरे से सेपरेट हो जाती है। तो दोनों बातों में डिफरेंस है, ठीक है। देन आता है लास्ट फेज विच इज कॉल्ड टीलोफेज 2, ठीक है। तो यहाँ पर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन दोबारा से बनेगी, क्रोमोसोम डीकंडेंस होगा और वो दोबारा से क्रोमैटिन बना लेगा, साइटोकाइनेसिस होगा। अब साइटोकाइनेसिस में वही सब कुछ होगा कि साइटोप्लाज्म डिवाइड हो जाएगा, बस। रिजल्ट में मैंने आपसे कहा था वहां पर 2 सेल्स बन रहे थे, यहाँ पर 4 हैप्लॉइड गैमेट्स बनते हैं, ठीक है, जेनेटिकली डिफरेंट ड्यू टू क्रॉसिंग ओवर इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। तो ये मेंडल लॉ है, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, ये चीज यहाँ पर आपको देखने के लिए मिलती है, ठीक है। क्लियर हो गया है? दिस इज ऑल अबाउट सेल डिविजन, ठीक है। चलिए इसके बाद आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है सेल जंक्शंस। तो टोटल 5 सेल जंक्शंस हमारी बॉडी में पाए जाते हैं, ठीक है, जिसमें सबसे पहला है टाइट जंक्शन, जिनको आप लोग ज़ोनुला ओक्लूडेंस के नाम से भी जानते हैं। अब इनका जो बेसिकली इनके अंदर प्रोटीन्स पाए जाते हैं वो क्लोडिन्स या ओक्लूडिन्स के नाम से भी जाने जाते हैं, ठीक है। इनका फंक्शन क्या है, ये किसी भी 2 मॉलिक्यूल्स के बीच में इसीलिए प्रेजेंट होते हैं ताकि लीकेज प्रिवेंट कर सके, ठीक है। कहां पर पाए जाते हैं? इंटरस्टीनियल एपिथेलियम, है ना, या फिर मान लीजिए ब्लड ब्रेन बैरियर, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट जगह है, क्लियर, ताकि लीकेज को प्रिवेंट कर सके, तो ये वहां प्रेजेंट होंगे। दूसरा है एडेरेंस, जो कि आपस में जोड़ेंगे, कैडेरेंस लिंक टू एक्टिन फिलामेंट, ये मैकेनिकल अटैचमेंट प्रोवाइड करते हैं, ठीक है, एंड मेंटेन टिश्यू शेप। एपिथेलियल टिश्यू के अंदर प्रेजेंट होते हैं जस्ट बिलो टाइट जंक्शन। तीसरे हैं डेस्मोसोम्स, मैक्यूला अडेरेंस के नाम से भी जाना जाता है इनको, डेस्मोग्लिन्स, डेस्मोकॉलिन्स, ये सब कुछ इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं, लिंक टू इंटरमीडिएट फिलामेंट, जो कि कैरेटिन के अंदर पाए जाते हैं, ठीक है। अब इसके बाद ये स्ट्रॉन्ग अडेशन यानी जोड़ने में हेल्प करेंगे, रेजिस्ट मैकेनिकल स्ट्रेस, स्किन के अंदर प्रेजेंट होते हैं, कार्डियक मसल्स के अंदर प्रेजेंट होते हैं, बेसिक सी बातें हैं। सेकेंड लास्ट है हेमीडेस्मोसोम, जो कि इंटीग्रिन्स प्रोटीन यहाँ पर प्रेजेंट होंगे, लिंक्ड टू बेसल लैमिना, और ये जो एपिथेलियल सेल है उनको सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं टू बेसमेंट मेम्ब्रेन, उनको जोड़कर रखते हैं। देखो आपको पता होगा एपिथेलियल के नीचे बेसमेंट मेम्ब्रेन होती है, उसके बाद कनेक्टिव टिश्यू होता है, तो एपिथेलियल लेयर को बेसमेंट मेम्ब्रेन से जोड़ने का काम होता है हेमीडेस्मोसोम्स का, ठीक है। चलो, एंड लास्ट इज गैप जंक्शन, जो कि कॉन एक्सॉन्स यहाँ पर पाए जाते हैं, इनका काम है कम्युनिकेशन का। तो एक ने प्रिवेंट किया लीकेज, दूसरे ने जोड़ा और तीसरे ने कम्युनिकेशन करवाया। ये तीनों काम बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं फॉर दी, आप कह सकते हैं कि नॉर्मल फंक्शन ऑफ सेल, या फिर ऐसा तो नहीं है ना कि हर एक सेल इंडिविजुअली काम करे, ऐसा नहीं हो सकता है, सारी सेल्स को आपस में कनेक्ट होना पड़ेगा, है ना, एक पूरे कोऑर्डिनेशन में काम करना पड़ेगा, इसीलिए इन जंक्शंस का एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। खैर, गैप जंक्शंस कार्डियक मसल्स जैसे कि सिंक्रोनाइजेशन के लिए, स्मूथ मसल्स, न्यूरॉन्स, इन सब में प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, कम्युनिकेशन के लिए। चलो, तो दीज आर द टाइप्स ऑफ सेल जंक्शंस, ठीक है, इजी है। एंड लास्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर विच इज कॉल्ड सेल कम्युनिकेशन, कैसे कैसे आप सेल को कम्युनिकेशन करवा सकते हैं। चलिए, तो ये कुछ टाइप्स में डिवाइडेड है, मैं आपको एक बार बता देती हूँ टाइप्स ऑफ सेल सिग्नलिंग, जो कि डिस्टेंस के अकॉर्डिंग डिवाइड किया गया है ना। तो ये टाइप्स आते हैं, जिसमें सबसे पहला हमारे पास है जो ऑटोक्राइन सिग्नल्स है। अगर एक सेल खुद ही को ही सिग्नल भेज रहा है, दिस इज कॉल्ड ऑटोक्राइन। एग्जाम्पल, इम्यून सेल्स रिलीजिंग इंटरल्यूकिन्स, ऐसे ही याद रखना है, ठीक है, डिस्टेंस के अकॉर्डिंग कैसे आपने सिग्नलिंग को डिवाइड किया है। दूसरा है पैराक्राइन सिग्नलिंग, अगर लोकल सिग्नलिंग हो रही है आसपास के सेल से,
मान लीजिए मैं एक सेल हूँ, मुझे इसको 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 कोई भी सिग्नल भेजना है तो मैं पैराक्राइन सिग्नलिंग करूंगी, ठीक है, जिससे आसपास के सेल्स को सिग्नल भेजा जा सके, कम्युनिकेट किया जा सके, ठीक है। एग्जाम्पल न्यूरोट्रांसमीटर जो कि बिल्कुल अगले न्यूरॉन के साथ जाकर अटैच होते हैं। एंडोक्राइन सिग्नलिंग, अगर कोई भी पर्टिकुलर सिग्नल ब्लड के थ्रू ट्रांसपोर्ट हो रहा है, दैट इज कॉल्ड एंडोक्राइन सिग्नलिंग, एग्जाम्पल इज हार्मोन, ठीक है। चलिए फिर इसके बाद बारी आती है जो जक्स्टाक्राइन सिग्नल्स है, डायरेक्ट फिजिकल कॉन्टैक्ट बिटवीन सेल्स वाया मेम्ब्रेन बाउंड मॉलिक्यूल्स, एग्जाम्पल है इम्यून सेल इंटरैक्शन। एंड देन है साइनेप्टिक सिग्नल्स, स्पेशलाइज्ड फॉर्म ऑफ पैराक्राइन इन न्यूरॉन्स अक्रॉस साइनेप्सिस, एग्जाम्पल अगेन न्यूरोट्रांसमीटर का जो इलेक्ट्रिकल साइनेप्सिस होते हैं या केमिकल साइनेप्सिस होते हैं, दे आर द एग्जाम्पल्स ऑफ साइनेप्टिक सिग्नलिंग, ठीक है। चलिए इसके बाद बारी आती है कि ये जो सेल सिग्नलिंग होती है इसके मेजर स्टेप्स क्या है, ठीक है, कैसे कैसे सेल कम्युनिकेट करता है दूसरे सेल से। तो इसकी कुछ स्टेजेस होती हैं, कुछ स्टेप्स होते हैं जिनके बारे में हम लोग अब डिस्कस करने वाले हैं। पहला है रिसेप्शन, ठीक है, वो वाला रिसेप्शन नहीं होगा क्या, जो सिग्नल मॉलिक्यूल है वो किसी भी मैं एक बार इसको लिख लेती हूँ फिर मैं आपको बनाकर दिखाती हूँ कि क्या होता है। देखो ध्यान से देखना, मान लीजिए मेरे पास ये एक प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, ठीक है, और ये इसकी रिसेप्टर्स है ना। तो कोई भी सिग्नल, मान लो कुछ ऐसा कोई भी सिग्नल है, पहले वो जाकर इस रिसेप्टर के साथ बाइंड करेगा, ये सबसे पहली स्टेज होती है। तो सिग्नल मॉलिक्यूल जिसको आप लिगेंड भी बोलते हैं, दिस इज लिगेंड, इट बाइंड्स टू द रिसेप्टर, दिस इज द रिसेप्टर, ये है रिसेप्टर। समझ में आया, मेम्ब्रेन बाउंड और इंट्रासेल्युलर। अब ये ऊपर भी हो सकता है, ये यहां भी हो सकता है, कहीं भी हो सकता है। एक्स्ट्रा सेल्युलर सिग्नलिंग, इंट्रासेल्युलर सिग्नलिंग वो तो सुना होगा तुम लोगों ने, जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर्स या फिर रिसेप्टर टायरोसिन काइनेज या फिर आयन चैनल रिसेप्टर्स या फिर इंट्रासेल्युलर रिसेप्टर्स, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल जो स्टेरॉइडल हॉर्मोन्स के लिए होते हैं, है ना। अब स्टेरॉइडल हॉर्मोन्स क्या हैं, जैसे हमारे पास एस्ट्रोजन है, प्रोजेस्टेरॉन है, टेस्टोस्टेरॉन है, तो ये सारे के सारे स्टेरॉइडल हॉर्मोन्स हैं। इन सभी के लिए इंट्रासेल्युलर रिसेप्टर्स होते हैं। बेसिकली इनके लिए यहां पर रिसेप्टर होगा, समझे। चलो इसके बाद नेक्स्ट जो हमारे पास है वो है ट्रांसडक्शन, जिसके अंदर जो सिग्नल है वो किसी पर्टिकुलर सेल में, ध्यान से सुनना, जो भी सिग्नल आपने भेजा है वो किसी पर्टिकुलर सेल के अंदर रिसाइड करता है, थोड़ी देर के लिए रहता है, ठीक है, वहीं पर ही रहेगा थ्रू सेकेंडरी मैसेंजर्स, फॉर एग्जांपल साइक्लिक एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट, कैल्शियम IP3DAG, इनके थ्रू, ठीक है। फिर उसका रिस्पॉन्स होगा, सेल्यूलर चेंज होएगा, चाहे वो जीन एक्सप्रेशन हो, एंजाइम एक्टिवेशन हो, सिक्रीशन हो, एपोप्टोसिस हो, वो कुछ भी हो सकता है, रिएक्शन में कुछ भी हो सकता है। एंड देन उसके बाद टर्मिनेशन हो जाएगा, सिग्नल स्टॉप कर दिया जाएगा वंस रिस्पॉन्स इज अचीव्ड, क्योंकि अगर ऐसा नहीं करेंगे तो वो जो सिग्नल है वो चलता ही रहेगा, समझे। तो मैं एक बार डायग्राम तुमको बनाकर दिखाती हूँ कि हुआ क्या। मान लो मेरे पास ये एक प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, ठीक है, तो यहां पर कोई भी रिसेप्टर बैठा है, सिग्नल आया, बाइंड हुआ, इसकी हेल्प से अंदर पहुंचा, यहां पर हमारे पास साइक्लिक AMP फॉर एग्जांपल बैठा है, तो ये इसके साथ बाइंड करेगा, रिसाइड हुआ यहाँ पे। रिसाइड होने के बाद जो भी रिस्पॉन्स है, जैसे कि DNA में चेंज कर देना, है ना, जीन एक्सप्रेशन, क्लियर। फिर इसके बाद कुछ भी हो सकता है, एपोप्टोसिस है, एपोप्टोसिस, ये सब हुआ, रिएक्शन आपने दिया, एंड देन ये टर्मिनेट हो जाएगा, ठीक है, ये हो जाएगा टर्मिनेट। बस ये पूरा प्रोसेस होता है सेल सिग्नलिंग का, ठीक है। ये आपके पास जो इनको हम फर्स्ट लाइन रिसेप्टर्स बोलते हैं, ये जो अंदर बैठा हुआ है, जो जिसके पास वो बाद में जाकर बाइंड करेगा, उसको आप सेकेंडरी मैसेंजर्स बोलते हैं, ठीक है। जो बाद में मैसेजेस को ट्रांसफर करने में हेल्प करे, वो सेकेंडरी मैसेंजर्स, जो एग्जाम्पल यहाँ लिखे हुए हैं, याद रखना, ठीक है। तो दिस इज ऑल अबाउट दिस चैप्टर। अब ये चैप्टर हो जाता है खत्म। आई होप यहाँ तक अब कोई आपको डाउट नहीं होगा। अब इसकी PDF के लिए आपको ज्वाइन करना है टेलीग्राम, जिसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक आपको दिया गया है।
मेक श्योर कि आप उसको ज़रूर ज्वाइन कर लीजिए। तो मिलते हैं अगली क्लास में नए चैप्टर के साथ। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड विद फार्मेसी इंडिया प्लस। थैंक यू।